नमस्कार, मैं हूं सुशांत सिन्हा। देश के कोरोना वॉरियर्स 130 करोड़ हिंदुस्तानियों को जानलेवा वायरस से बचाने में जुटे, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो हमारी जान बचाने वाले इन फरिश्तों की जिंदगी के दुश्मन बने हुए हैं। कल यूपी के मुरादाबाद में मेडिकल टीम पर जानलेवा हमला हुआ। 17 हमलावरों को पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया है। कोरोना वॉरियर्स के इन दुश्मनों पर एनएसए के तहत कार्रवाई हो रही है। मुरादाबाद ही नहीं, बिहार के मोतिहारी में भी सरकारी टीम पर हमला किया गया। ये टीम जागरूकता चौपाल लगाने पहुंची थी, लेकिन भीड़ ने हमला कर दिया। हमले में 2 सुरक्षाकर्मी समेत कई लोग घायल हो गए। औरंगाबाद में भी हेल्थ वर्कर्स पर हमला किया गया, जबकि दिल्ली के एलएनजेपी हॉस्पिटल में तबलीगी जमात के मरीजों ने जूनियर महिला डॉक्टर्स और नर्सेस के साथ बदतमीजी की। अब सवाल यह है कि जो डॉक्टर्स जान बचाने के लिए जा रहे हैं, अगर उनकी ही जान लेने पर आमादा हो जाएगी भीड़ और इस तरीके की हरकत करेगी, तो कोरोना से भारत जंग कैसे जीतेगा? हमारे साथ आज इस पर चर्चा करने के लिए एक बड़ा पैनल है। मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के पूर्व चांसलर जफर सरेशवाला हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत स्वागत है आपका। बीजेपी के प्रवक्ता सैयद जफर इस्लाम हमारे साथ हैं। जफर भाई, आपका स्वागत। समाजवादी पार्टी के नेता अरशद आबिद हमारे साथ हैं, आपका भी स्वागत। आम आदमी पार्टी के नेता दीपक वाजपेयी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दीपक भाई, आपका स्वागत। और राजनीतिक विश्लेषक शहजाद पूनावाला हमारे साथ हैं। शहजाद, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। हम अपने मेहमानों से चर्चा की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले जो तस्वीर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, किस तरीके से हमला हुआ, किस तरीके से भागना पड़ रहा है बचकर, उसको भी देखिए। पहले मुरादाबाद से आई लेटेस्ट तस्वीर आपको दिखाते हैं। तस्वीर हमलावरों की भीड़ से जान बचाकर भागते पुलिस वालों की है, जिन पर छतों से बुरके वाली महिलाएं पत्थर बरसा रही हैं, और ये पुलिस वाले जैसे तैसे अपनी जान बचाकर भाग रहे हैं। तस्वीर देखिए जरा, किस तरीके से पत्थर चल रहे हैं और पुलिस को जान बचाकर भागना पड़ रहा है। ऐसे हालात बन गए। बड़े बड़े पत्थरों का साइज देखिए आप, किसी के सिर पर लग जाए तो सिर का क्या हाल हो। और पुलिस वालों को आप देखिए, जो आसपास सामान मिला उससे किसी तरीके से अपनी जान बचा रहे हैं। दरअसल मुरादाबाद के नवाबपुरा इलाके में कल जब मेडिकल टीम कोरोना से पीड़ित सरताज अली की मौत के बाद उनके परिवार का सैंपल लेने पहुंची थी, तब 200 लोगों की भीड़ ने उन पर हमला कर दिया। सवाल यह है कि 200 लोगों की भीड़ कैसे अचानक आ गई? कौन है जिसने इन लोगों को कोरोना वॉरियर्स पर हमला करने के लिए उकसाया? ये हमला उन फरिश्तों पर है जो खुद की जिंदगी दांव पर लगाकर मुरादाबाद में जमाती के उस परिवार को बचाने आए थे, जिसके एक शख्स की कोरोना जान ले चुका है, जबकि दूसरे जमाती की भी संदिग्ध हालत में मौत हो चुकी है। कोरोना के संकट काल में जो डॉक्टर, हेल्थ वर्कर्स और पुलिस वाले जिंदगी बचाने के लिए अपनी जान दांव पर लगा रहे हैं, उन पर पत्थरबाजी हो रही है, उनकी जान लेने की कोशिश की गई। ऐसी शर्मनाक तस्वीरें इंसानियत पर सबसे बड़ा सवाल खड़ा कर रही है। पुरुष जमीन से पत्थर मार रहे थे और बुरके वाली महिलाएं छतों से। देखो ये मार रहे हैं। अरे पुलिस को कर दिया। मुरादाबाद के इन मुजरिमों ने पत्थर मार मार कर उस डॉक्टर को ही जख्मी कर दिया जो मुरादाबाद के जमाती परिवार को बचाने गया था। पता नहीं एकदम अचानक क्या हुआ कि एक जगह से शोर होने लगा। जो हमारे साथ पुलिस प्रोटेक्शन थी वो शोर की तरफ गई। बस जैसी पुलिस शोर की तरफ गई तो उन्होंने कहा मारो 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 बस। और चूंकि मैं और मेरा एक साथी अप्रैल में थे, तो दोनों के ऊपर एक ने चौका फेंक के मारा, मैं नीचे गिर गया। मैं उठा, फिर पीछे से किसी ने डंडा मारा होगा। जिंदगी बचाने आए हेल्थ वर्कर्स पर 200 की भीड़ ने कातिलाना हमला किया। एम्बुलेंस, पुलिस और डॉक्टर की गाड़ियों को तहस नहस कर दिया। ये देखिए, अब इस पत्थर की वजन देखिए, कहां से फेंका गया होगा ये, और अगर ये किसी के लगे तो क्या हालत होगी। ये एक छोटा
उसका आधा हिस्सा है ये भी फेंका गया है। गाड़ी के शीशे टूटे वो सामने है जो पुलिस की गाड़ी थी, और ये सब टूटते हुए भरोसे का प्रतीक है कि इस तरह डॉक्टरों को निशाना बनाया जा रहा है, लोगों की जान को बचाने के लिए जो फील्ड में उतर रहे हैं। अब जरा पत्थरबाजी के पीछे की वजह समझने की कोशिश कीजिए। मार्च के अंत में दिल्ली के मरकज का मामला सामने आया और अप्रैल की शुरुआत में पता चला कि कुछ जमाती मुरादाबाद में छुपे हैं। 9 अप्रैल को नवाबपुर में रहने वाले और दिल्ली के जमातियों के संपर्क में आए सरताज अली का सैंपल लिया गया। 13 अप्रैल को सरताज अली की रिपोर्ट पॉजिटिव आई और उसी दिन उसकी मौत हो गई। 13 अप्रैल को ही सरताज अली के पूरे परिवार को क्वारंटीन कर दिया गया। अब कल यानी 15 अप्रैल को पता चला कि सरताज के भाई की संदिग्ध हालत में मौत हो गई थी। घर वालों ने चुपचाप उसे दफना दिया। अब प्रशासन को जब शक हुआ कि सरताज के भाई की मौत भी कोरोना से हुई होगी, इसके बाद 15 अप्रैल को मेडिकल टीम जब सरताज के भाई के परिवार को लेने नवाबपुर पहुंची तो उन पर ईंट पत्थरों से हमला कर दिया गया। जितना अपने सिस्टम से ट्रेस कर पाया है, ये दिल्ली इनका जाना निकल के आया है। 12 मार्च को ये दिल्ली गए थे और इनके एक ब्रदर भी हैं, उनके भी मूवमेंट्स हैं दिल्ली, और एक रुड़की जगह में एक कोई दरगाह पड़ती है, वहाँ पर मूवमेंट है। तो ये 3 ट्रैवल हिस्ट्रीज हैं रीसेंट। कोरोना वॉरियर्स पर अटैक से नाराज यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने सख्त एक्शन लिया है। एक गुनहगार पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून यानी एनएसए के तहत कार्रवाई और नुकसान की भरपाई करने के आदेश दिए गए हैं। मुरादाबाद में पुलिस, स्वास्थ्य और स्वच्छता अभियान में जुड़े अधिकारियों कर्मचारियों पर हमला एक अक्षम्य अपराध है जिसकी घोर निंदा की जाती है। ऐसे दोषी व्यक्तियों के खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम और राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम एनएसए के तहत कार्रवाई की जाएगी। दोषियों द्वारा की गई सरकारी संपत्ति के नुकसान की भरपाई उनसे सख्ती से की जाएगी। अफसोस कांग्रेस ने भी जताया है, साथ ही दोषियों पर सख्त कार्रवाई की बात कही है। देखिए, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, मैं इसकी निंदा करता हूँ। चिंता का भी विषय है। जगह जगह से इस तरीके की खबरें आ रही हैं। जो भी लोग ऐसा करते हैं उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। इन सब के बीच सवाल यह है कि क्या कोरोना वॉरियर्स पर अटैक के पीछे कोई साजिश थी? बार बार कोरोना वॉरियर्स पर हमले क्यों हो रहे हैं? क्या एनएसए की कार्रवाई ही हमलावरों का इलाज है? आपने देखा होगा जो सवाल हम पूछ रहे हैं उसमें पहला सवाल यह था कि क्या ये जो हमला हुआ मुरादाबाद में ये किसी साजिश का हिस्सा था। और ये इसलिए पूछ रहे हैं कि आप खुद देखिए जो एफआईआर दर्ज की गई है उस एफआईआर में क्या लिखा है, मैं आपको जरा पढ़कर सुनाना चाहता हूं चर्चा शुरू करने के पहले। उस एफआईआर में लिखा हुआ है कि एकाएक लगभग 200 उपद्रवी जिसमें महिला और पुरुष दोनों शामिल थे, एक राय होकर पास आकर कुछ मकानों की छत से सरकारी कार्य में बाधा डालते हुए जान से मारने की नीयत से धारदार हथियार, लाठी, डंडों और पत्थरों से पुलिस टीम और चिकित्सकों की टीम पर हमला कर दिया। जोर जोर से ये चिल्लाने लगे कि कोरोना संक्रमण फैलता है तो फैलने दो, हम परिजनों का मेडिकल टेस्ट नहीं करने देंगे। अब सवाल यह है कि साजिश नहीं है तो क्या है कि 200 लोग अचानक इकट्ठा हो गए, धारदार हथियार लेकर आ गए। और आपने अभी देखा पवन नारा की रिपोर्ट में कि इतने बड़े बड़े पत्थर छत से फेंके गए। कौन रखता है इतने बड़े बड़े पत्थर छत पर? क्या पहले से प्लानिंग करके लेकर गए थे कि डॉक्टर वाले आएंगे, पुलिस वाले आएंगे तो उन पर इस तरीके से फेंकना है? जफर सरिश वाला, क्या ये सिर्फ एक रिएक्शन था, गुस्सा था, या ये साजिश है जो दिख रहा है? उसको देखते हुए क्या कहेंगे आप? देखिए, सवाल ही नहीं है, ये गुस्सा और उसका तो बात ही नहीं है। यानी एक डॉक्टर और जो आपका इलाज कर रहा है, यानी उसके साथ ऐसी घिनौनी हरकत करना, यानी ये किसी भी समाज में नहीं, किसी मजहब में इजाज़त नहीं है। यानी ये जो लोग हैं जो मुरादाबाद में जो आपने तस्वीरें दिखाई, ये मजहबी गुनहगार हैं। यानी अगर इस्लामी हुकूमत होती हिंदुस्तान में तो इनको वो सज़ा मिलती कि शायद ये ज़िंदगी भर तक याद रखते। यानी एक डॉक्टर के साथ या जो आपका इलाज कर रहा है, नर्सों के साथ, पुलिस जो आपकी हिफाजत कर रही है, उनके साथ इस किस्म की हरकत करना। और मैं हमेशा कहा करता हूं, जो मैंने ट्वीट भी किया था, कि इस्लाम को और मुसलमान को हर जमाने में
सबसे ज्यादा जो नुकसान पहुंचाया है वो जो अपने आप को मुसलमान कहते हैं उन्होंने किया है, उनकी हरकत ने किया है। हालांकि ये चंद लोग हैं करने वाले, लेकिन आज उनकी वजह से मैं जो अपने आप को मुसलमान कह रहा हूं, शर्म से मेरा चेहरा बिल्कुल नीचे उतर गया है। आज मेरे पास कोई जवाब ही नहीं है इसका, और सरकार इनके खिलाफ सख्त से सख्त जो कार्रवाई करे वो मेरे हिसाब से कम होगी। ठीक है इन पर, और ये एक ऐसा एग्जाम्पल सेट करने की जरूरत है। यानी जफर जो सरेशवाला, डॉक्टर आपका मैं इस इलाज बात कर का रहा है, स्वागत करता हूं जो कि आपके घर आ रहा है, आप इतने यानी उसके साथ ये हरकत करना, सही बात, इसका कोई जवाब नहीं है। सैयद जफर इस्लाम, ऐसे में जो अभी जफर सरेशवाला ने शब्द इस्तेमाल किया, मैं उसी को आगे बढ़ाते हुए आपसे पूछ रहा हूं, अगर ये मजहबी गुनहगार है तो इनका इलाज क्या है सर? सिर्फ एनएसए लगाने से अगर हो गया होता तो मध्य प्रदेश में भी लगा और यूपी में भी पहले लगा, लेकिन ये फिर हो रहा है। देखिए, ये 2-3 सवाल आपने पूछे, मैं सबका एक एक बार जवाब देना चाहता हूं। पहली बात कि इसमें कोई साजिश है या नहीं, ये तो खैर तहकीकात से, इन्वेस्टिगेशन से वहां की जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो बताएगी, और वो तहकीकात कर भी रही है इसके बारे में। दूसरी बात है कि एनएसए सफिशिएंट है, मेरे ख्याल से दोषी है, जिस तरह के प्रावधान है कानून में उसको सजा देना चाहिए, लेकिन इनका कहीं ना कहीं ऐसे लोग, इसलिए कि इनकी हिफाजत के लिए लोग आ रहे हैं, डॉक्टर इनकी हिफाजत के लिए आ रहे हैं और लोगों को तकलीफ ना हो उसको ध्यान रखते हुए आ रहे हैं, फिर भी इन पे अगर ऐसी घिनौनी हरकत करते हैं तो इनका सोशल बाइकआउट, इनको जो सजा हो तो सजा हो कानून के हिसाब से, लेकिन इनका सोशल बाइकआउट भी पूरे समाज को करना चाहिए, चाहे वो मुस्लिम समाज के हो चाहे बाकी दूसरे समाज। बातों से बात कर सकते हैं, पथराव करना क्या जरूरत है भाई? आपको अगर कोई तकलीफ है तो आप वहां अधिकारी उनसे बात कीजिए। ये पथराव क्या चीज है? आप इस तरह से आप पथराव करने लगेंगे डॉक्टर पे, ये सरासर गलत है। इसका चाहे कोई मजहब हो, जैसे जफर भाई कह रहे थे, मजहब से कोई लेना देना नहीं। ये दोषी लोग हैं, इनको सख्ती से निपटना चाहिए ताकि बाकी लोग ऐसी हरकत। अरशद आबिद, आपके हिसाब से ये किसी साजिश का हिस्सा था? ये अचानक 200 लोग इकट्ठा हो गए, ये हवा में तो नहीं हो सकता सर। इतने बड़े बड़े पत्थर घर की छत से फेंक दिए, ये हवा में नहीं हो सकता सर। ये कैसे हुआ, क्यों हुआ और इसका इलाज क्या है? अरशद आबिद, आप सुन पा रहे हैं मुझे? सर आवाज जा रही है आपको? शायद आवाज नहीं जा रही है। दीपक जी, आपके हिसाब से क्या हुआ है ये? देखिए, इस तरह की घटनाएं मध्य प्रदेश में पहले हुई, इंदौर में मुझे इस तरह की घटनाओं की जानकारी सबसे पहले मीडिया के थ्रू आई। इसके बाद इस तरह की घटनाएं आपने जो बताई उत्तर प्रदेश के कई इलाकों से पहले भी घटनाएं, पहली घटना नहीं है। हमारी दिल्ली में 2 घटनाएं अभी जो आज चर्चा में हैं। एक लोकनायक जयप्रकाश अस्पताल में एक युवक ने एक महिला डॉक्टर को अपशब्द कहे। इसके अलावा साउथ दिल्ली में एक घटना सामने आई जिसमें सफदरजंग अस्पताल की एक महिला डॉक्टर और उनकी बहन फल खरीदने गई तो वहां पर किसी शख्स ने उनसे बदतमीजी की और कहा कि तुम लोग कोरोना फैला रहे हो, उन पर अटैक किया। उस आदमी को अरेस्ट करके उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। ये मुझे लगता है कि ये इससे ज़्यादा घृणित दूसरी कोई बात नहीं हो सकती। जिस वक्त ये कोरोना वॉरियर्स अपनी ज़िंदगी को दांव पर लगाकर इलाज कर रहे हैं लोगों का, अपने घर नहीं जा पा रहे हैं, हम उनको होटल्स में और हॉस्टल्स में ठहरा रहे हैं। ये बड़ा टेस्ट का टाइम है पूरे देश के लिए, एक एक नागरिक के लिए, सारी प्रशासन और सरकारों के लिए। बजाय इसमें सहयोग करने के कि आप लॉकडाउन में रहें, जो भूखे लोगों को खाना खिलाएं, राशन प्रोवाइड करें, जो इस तरह की हरकतें कर रहे हैं ये अक्षम्य है। और मुझे लगता है कि इसमें जो भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए वो की जानी चाहिए। दिल्ली सरकार ने स्पष्ट किया है कि अगर जरा भी किसी तरह की शिकायत या किसी किस्म का भेदभाव ऐसे लोगों के साथ किया गया जो कोरोना के खिलाफ जंग में हिस्सा ले रहे हैं तो उन लोगों को किसी हालत में बख्शा नहीं जाएगा। ठीक है, शहजाद पूनावाला, क्या ये सिर्फ इत्तेफाक है कि जितने केसेस आ रहे हैं, ठीक है मैं ये मानता हूं कि जफर सरेशवाला भी हैं और सैयद जफर इस्लाम भी हैं और ऐसे बहुत सारे देश के मुसलमान हैं जो इस वक्त इस लॉकडाउन का कड़ाई से पालन भी कर रहे हैं, सहयोग भी कर रहे हैं, लेकिन जहां जहां पत्थरबाजी हो रही है, जहां जहां असहयोग हो रहा है, वो अगर एक ही धर्म से जुड़े हुए लोग ज्यादातर मामलों में निकलेंगे तो सवाल तो पूछा जाएगा सर। सुशांत, मैं आपके शो पर बात रहे सोशल मीडिया
इसकी तमाम बातों से एक बात है कि जब मरकज की वजह से 30, 35, 40% महामारी फैलती है, हम उसे सिंगल शॉट पे अंडर स्पेशल ऑपरेशन हम लोग बोल भी नहीं सकते कि ये हमारी मरकज की देन है। ये किस तरीके की सेकुलरिज्म है, और ये सेकुलर बात जो है ना, दरअसल इनके संरक्षण के तरीके समाज उभर रही है, इनको मौका मिल रहा है, और जहां जहां कोरोना वॉरियर आ रही, कोरोना विलन बन रहे। आज सीधे सीधे के बताना कि मुरादाबाद में ये टिकटॉक वीडियो बनाने वाले जो मानसिकता वाले लोग हैं, यही लोग हमला करवा रहे हैं। ये एक मैं खुले तौर से बोलना चाहता हूं, मैं खुद मुसलमान हूं, पर दिक्कत क्या है कि कुछ लोगों को ये बताया जा रहा है एक जमाती सोच के विचारधारा के तहत कि भाई आपको ये होगा ही नहीं, आप मस्जिदों में जाकर शहादत दे दो। अरे ये तो आपके लिए है ही नहीं, ये तो कुफ्र, ये जो कुफ्र करते हैं ना उनको होगा, आपको नहीं होगा। तो धर्म के नाम पर भड़काया जा रहा है, और धर्म की सियासत, वोट बैंक की सियासत करने वाले इसको कॉल आउट नहीं करते, वो दम नहीं रखते, और इसीलिए ये बढ़ता जा रहा है। आज मैं सेकुलर जमात से सवाल पूछना चाहता हूँ। जफर सरेशवाला और जफर इस्लाम तो ठीक है, वो सही बात कर रहे हैं, पर सेकुलर जमात के जो नुमाइंदे हैं वो कहाँ हैं आपके शो पर? कहाँ ये कांग्रेस पार्टी? मैं दीपक बाजपेयी का सम्मान करता हूँ कि कल तक तो वो इसको मरकज की देन बुला रहे थे, पर आज वो भी अंडर स्पेशल ऑपरेशन बोल रहे हैं। पता नहीं उनको क्या हो गया, वो तो बेबाकी से कल तक बोल रहे थे, आज क्या दबाव आ गया? दीपक बाजपेयी जी, मैं इसमें एक सवाल जोड़ता हूं। कोई भी किसी भी धर्म का हो, अगर वो गलत कर रहा है तो उसको गलत बोलना होगा। ऐसे में जब मान लीजिए मरकज के केसेस सामने आ रहे हैं, या अगर खास इलाके में ऐसा हो रहा है जहां पर ये दिख रहा है कि डॉक्टर्स पर हमला हुआ और वो कौन लोग थे, और फिर जब उस पर सवाल उठाया जाए तो आपकी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान जो हैं वो उसे मुसलमानों पर हमला बताने लगे और बताएं कि मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, तो फिर तो जो गुनहगार है उसको लगेगा कि ठीक है, मैं सही कर रहा था, मुझे ही टारगेट किया जा रहा है, वो विक्टिम हो जाएगा। नहीं, देखिए दो चीजें हैं। हमारी सरकार बहुत शुरू से इस मामले पर स्पष्ट रही है। आज भी हमने ये बात कही है कि हमारे यहाँ कुल जो 1500 से ज्यादा मामले हैं, उनमें से 71% मामले वो निजामुद्दीन की मरकज मस्जिद से जुड़े हुए मामले हैं, और 25% मामले फॉरेन ट्रैवल से जुड़े हुए मामले हैं। हमारी सरकार बहुत स्पष्ट तरीके से हर मामले में, चाहे कल LNJP का मामला लें, हम लोगों ने हमेशा पुलिस के जरिए, कानून के जरिए इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की है। इसको हमने एक बार भी किसी भी तरीके से एक भी सपोर्ट करने की कोशिश नहीं की। अमानतुल्लाह खान ने जो सवाल उठाया है, मैं उनके ट्वीट्स फॉलो कर रहा हूं। उन्होंने कहा कि 12 तारीख को अगर पुलिस को और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को इसकी जानकारी हुई और उन्होंने किसी को भेजा कि यहाँ पे इनको आइसोलेशन में डाला जाए और क्वारंटीन किया गया था, तो 12 से 29 तारीख के बीच में बहुत समय था। उस बीच में ये पुलिस और प्रशासन क्या कर रहा था, ये सवाल उन्होंने उठाया कि ये जिम्मेदारी क्या है। लेकिन अनइक्विवोकली बार बार सरकार ने बोला है कि बेहद गैर जिम्मेदारी, लापरवाही, क्रिमिनल नेग्लिजेंस का परिचय दिया मरकज के अधिकारियों ने। नहीं दीपक जी, मैं दूसरी चीज कह रहा हूँ। जब दीपक वाजपेयी बैठकर ये कह सकते हैं कि ये क्रिमिनल नेग्लिजेंस है, तो अमानतुल्लाह खान सवाल उठाएं। सर देखिए, जो प्रशासन गलत करे, पुलिस गलत करे, हम भी सवाल उठाएंगे, लेकिन ये कह देना कि एक खास कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है, आप उनको वो स्पेस दे रहे हैं। सर आप उनको ये बता रहे हैं कि तुमने गलत किया और तुम पे सवाल इसलिए पूछा जा रहा है कि तुम फलाने कम्युनिटी से हो। नहीं, हमारी सरकार ने नहीं, देखो सौरभ, नहीं आपने नहीं किया सर, अमानतुल्लाह खान ने किया और आपने उनको रोका नहीं। हमारी सरकार, मैं एक मिनट सुशांत एक मिनट। हमारी सरकार ने अनइक्विवोकली हर बार मुख्यमंत्री ने, डिप्टी सीएम ने, हेल्थ मिनिस्टर ने, मैं मानता हूं सर, मैं मानता हूं, इस बात को अप्रिशिएट करता हूं कि अरविंद केजरीवाल जी ने भी बोला, आपके स्वास्थ्य मंत्री जी ने भी बोला, मैं मान रहा हूं। पूरी बात पूरी करने दीजिए। नहीं, एक मिनट सुनिए। जो अमानतुल्लाह खान ने कहा, आप एक चीज निकालते जाइए, बयान में सारी चीजें एक्सप्लेन कर दूंगा। उनका यह कहना है कि 12 तारीख को आप क्वारंटीन कर रहे हैं, जब किसी आदमी को मरकज के अंदर, जहां 3000 लोग हैं, उस दिन निकाल के आपने उन पर पर्चा क्यों नहीं दर्ज किया, खाली क्यों नहीं कराया, आपने क्वारंटीन क्यों नहीं किया? आप उन लोगों को दोष दे रहे हैं, लेकिन प्राइमरी जिम्मेदारी सरकार की है। ये लोग हिंदुस्तान में कैसे दाखिल हुए, ये सवाल पूछना अपराध नहीं है। सवाल यह है कि हमने क्या कभी भी, अगर आप किसी सरकार में हैं, धर्म के आधार पर ना किसी को अगर सजा दे सकते तो किसी का बचाव भी नहीं कर सकते। सरकार ने किसी का बचाव करने की कोशिश नहीं की, किसी को बख्शने की कोशिश नहीं की, और हम अकेली सरकार हैं जिसने बार बार लोगों के सामने, कल भी और आज भी,
ठीक ये है। फिगर रखा कि अगर हमारे यहाँ 1500 मरीज हैं तो उनमें से 71% मरकज से जुड़े हुए केसेस हैं। दिल्ली ने सबसे ज्यादा इसका जो दंश सहा है और उसके पीछे सबसे बड़ी वजह ये रही है कि ये मरकज मस्जिद में इतने सारे लोग इकट्ठे हुए थे। सारी जानकारी सारी राज्य सरकारों ठीक को है हमने सर, भेजी मैं ताकि आपसे ये एक-एक कह रहा आदमी को फोन हूँ नंबर के सर, साथ मैं ट्रेस आपसे किया बस जा इतना कह रहा था ये सर, पॉलिटिकल मैं आपसे इतना कह रहा था, जैसे आपने कहा कि अमानतुल्लाह खान को अधिकार है सवाल पूछने का, वही अधिकार मीडिया को भी है। अमानतुल्लाह खान का ट्वीट है कि हमारे देश के कई न्यूज चैनल जो हैं वो तबलीगी जमात के बहाने मुसलमानों को बदनाम करने। अब मुसलमानों को बदनाम कौन करेगा सर? पत्थर चलाएंगे तो उसको बदनाम करने की कोशिश बताएंगे या गलत है ये बताएंगे? नहीं सुशांत, मैं बता रहा हूं, नहीं उन्होंने जो सवाल उठाया वो बड़ा सवाल उठाया। आप देखिए, उन्होंने सवाल ये उठाया कि आज हिंदुस्तान के तमाम गांव कस्बों में जब कोई आदमी जाता है धर्म के आधार पर उसकी पहचान क्या थी कि आप अंदर जाएंगे या नहीं जाएंगे। वो फल वाला है, वेंडर है, सब्जी वाला है, इस तरह घटनाएं आ रही। इसका उन्होंने तो सर ये हालात किसने पैदा किया? अभी जफर इस्लाम ने कहा कि सोशल डिस्टेंसिंग तो नहीं हो, अगर मेंटेन कीजिएगा तो सोशल बाइकआउट शुरू हो जाएगा। लोगों को खतरा लग रहा है तो वैसा कर रहा है। मैं एक काम कर रहा हूं सर, एक सलमान खान ने अपील की थी, वो भी दर्शकों को दिखाना चाहता हूं, देखिए वो खुद क्या कह रहे हैं। सब घर में बैठे हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जो कि उल्लंघन कर रहे हैं। क्या कहा है गवर्नमेंट ने कि बाहर मत जाओ, सोशल गैदरिंग्स ना करो, यही कहा है ना। दोस्त यारों से ना मिलो, आइसोलेशन में रहो, घर में रहो, परिवार के साथ रहो, परिवार के साथ वक्त गुजारो। ये सब किसके लिए? उनके लिए नहीं, हम सब के लिए। नमाज पढ़ना है घर पे पढ़ो, पूजा पाठ करनी है घर पे करो। बचपन में ये सीखा था कि भगवान हमारे अंदर है, तो अगर भगवान के घर जाना, अल्लाह के घर जाना है, परिवार के साथ जाना है तो निकलो बाहर। मरना तो एक दिन सबको है, लेकिन क्या कोई मरना चाहता है? डॉक्टर आपकी जान बचाने के लिए आए, नर्सेज आपकी जान बचाने के लिए आए, और आपने उन पर पत्थर बरसा दिया। जो कोरोना से डिटेक्ट हो रहा है, वाह, वो हॉस्पिटल से भाग रहा है। भाग के जाओगे कहाँ? किस ओर भाग रहे हो? जिंदगी की ओर भाग रहे हो या मौत की ओर भाग रहे हो? अगर ये डॉक्टर तुम्हारे इलाज नहीं करते और पुलिस सड़कों पे नहीं होती, तो चंद लोगों की वजह से, जिनके दिमाग में ये चल रहा है कि हमें नहीं होगा, वो हिंदुस्तान के ढेर सारे लोगों को लेकर चल बसेंगे। चंद जोकरों की वजह से ये बीमारी फैली जा रही है। अगर आपके एक्शन ऐसे नहीं होते तो पुलिस के लिए एक्शन वैसे नहीं होते। अगर आपके एक्शन ऐसे नहीं होते तो हज़ारों पुलिस वालों को, हज़ारों डॉक्टर्स को, नर्सेस को और आवाम को कोरोना वायरस नहीं होता। दुआ करो कि वो नौबत ना आए जहां पर आपको समझाने के लिए मिलिट्री बुलाई जाए। धन्यवाद। सलमान खान का ये मैसेज आप सुन रहे थे, और कमोबेश यही बात अभी मैं कह रहा था और पूछ भी रहा था कि उन्होंने एक बड़ी स्पष्ट लाइन कही, अगर आपके एक्शन ऐसे नहीं होते तो पुलिस वालों को इस तरीके की कार्रवाई नहीं करनी पड़ती। डॉक्टर्स पर जो हमला हो रहा है, उसके बाद मीडिया जो सवाल पूछ रहा है वो इसलिए पूछ रहा है क्योंकि ये एक्शन हुआ है। मुझे ये बताइए अरशद आबिद, क्या ये जो कुछ भी हो रहा है, ये जैसा अभी जफर सरेश वाला ने कहा था कि मजहबी गुनाह है जो लोग कर रहे हैं और इसका इलाज क्या है? अरशद आबिद, आप सुन पा रहे मुझे? सुशांत जी, आई हैव अ पॉइंट टू मेक। आ रहा हूं सर। नहीं, अरशद अभी तक आवाज नहीं जा रही है। मैं आ रहा हूं दीपक जी, मैं आपके पास। लेकिन जफर सरेश वाला, जो अभी सलमान खान ने कहा कि आपका एक्शन ऐसा नहीं होता तो जो पुलिस कर रही है या जो मीडिया सवाल पूछ रहा है वो नहीं पूछना पड़ता। ये एक सिंपल सी लाइन है। अब इसको कोई ये कहे कि मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है तो फिर तो यही कहा जाएगा ना कि आप उनको गुमराह कर रहे हैं। देखिए, मैं अपनी बात पर वापस आ रहा हूं। जो मैंने कहा था ना कि ये मजहबी गुनहगार हैं, और अगर आपको याद हो, आप ही के शो में मैंने कहा था, इस्लाम एक चीज, कुरान पाक की एक आयत है जिसमें ये फरमाते हैं कि अपनी जानों को हलाकत में मत डालो। और कुरान में और इस्लाम में प्रिवेंशन जो है उसका जगह जगह पर आया है। तो इसीलिए मैंने मौलाना साद साहब को फरवरी के आखिर में या मार्च के फर्स्ट वीक में कहा था कि देखिए, आप अपने सारे प्रोग्राम
सस्पेंड कर दीजिए। ये किस सर हम तरीके लोग की को भी दे रहे मानसिकता है? ये जो हम लोग सेकुलर को भी दे जमात रहे के हैं। लोग हैं ना, सवाल जो दरअसल सवाल यही लोग पूछे हैं। उसको ही गलत बता दो, ये उसी को mindset गलत हो गया। बताते हैं, यही दिक्कत है। मुझे ये बताइए जफर सरेशवाला कि क्या ये वायरस जो कोरोना का वायरस फैल रहा है, वैसे ही इसको ठीक करने वालों का विरोध करो, उन पर पत्थर चलाओ, ये वायरस भी फैल रहा है क्या? कहीं पर होता देखा और उसके बाद ये दूसरी जगह भी फैल गया कि ऐसा ही कर दो? सुशांत, मैं पहले तो वो आऊंगा कि जो जिस कॉन्टेक्स्ट में मैंने कहा कि ये मजहबी गुनहगार हैं, पहले समझिए। उसके समझने के लिए अकल चाहिए। मैंने इसलिए कहा कि बहुत सारा तबका ये समझता है कि जो क्वारंटीन की वजह से, डिस्टेंसिंग की वजह से ये कहा जा रहा है कि मस्जिद में मत जाओ, ये कहा जा रहा है कि ईद की नमाज मत पढ़ो, और उस पर कुछ तबका मुसलमानों का ये समझ रहा है कि मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, इस्लामोफोब हो रहा है। वो तबके को मैं कह रहा हूं कि तुम ये जो कर रहे हो तो ये मजहबी गुनाह है, इसलिए कि तुम मजहब की जब बात करते हो तो फिर आपको दोनों को पैमाने को साथ में लेना पड़ेगा। अगर जब आप अपने आप को एक मुसलमान की हैसियत से बात करते हो तो फिर जो गुनाह करोगे आप, तो फिर सजा भी उस मजहब के एतबार से होगी। अगर आदमी अपने आप को एक मुसलमान बन के सामने आता है और फिर अगर वो चोरी करता है तो उसके हाथ काटे जाएंगे। पूछिए इसलिए मैंने कहा उस कॉन्टेक्स्ट में, मेरा वो कॉन्टेक्स्ट था कि अगर आप मजहब को इस्तेमाल करोगे तो फिर आप मजहबी गुनहगार हो। नहीं, मैं आपने जो सवाल उठाया मैं पूछना चाह रहा हूँ। हाँ पूछिए। हाँ, एक सवाल पूछना चाह रहा हूँ सर। मेरा एक बहुत हम्बल, आप इतने बड़े विद्वान हैं, मैं तो कम पढ़ा लिखा आदमी हूँ। मैं एक चीज जानना चाह रहा हूँ। एक शब्द आपने इस्तेमाल किया, गुनाह। गुनाह माने क्राइम, और आपने कहा मजहबी गुनाह। मैंने केवल एक छोटी सी बात कही कि हिंदुस्तान में गुनाह का हिसाब किताब रखना, सजा देने का काम स्टेट के पास है, जो कि रिलीजन न्यूट्रल है, इसलिए गुनाह शब्द का इस्तेमाल ना करें। दूसरी बात आपने ये कही कि अगर आप खुद को मुसलमान कहते हैं फिर आपको उस गुनाह के उसके गुनाहगार होंगे। तो सर मतलब मैं कानून का विद्यार्थी हूं। दुनिया में जो इस्लामिक लॉ है, जो कुरान और हदीस का इस्लामिक लॉ है, जो इस्लामिक स्कॉलर्स का हनफी स्कूल का इस्लामिक लॉ है, वो किसी और गुनाह, किसी और सजा की बात करता है। क्या आप ये कह रहे हैं कि दुनिया के मुसलमानों को वो कानून ही मानना चाहिए, हिंदुस्तान के मुसलमानों को वही कानून मानना चाहिए? नहीं, और हिंदुस्तान का जो यहाँ का दीपक जी वो ये कह रहे हैं, वो ये नहीं कह रहे हैं कि वो कानून मानना चाहिए। दीपक जी वो सिर्फ इतना कह रहे हैं कि सुशांत जी, आप उन्हीं को एक्सप्लेन करने दो। अच्छा ठीक है जफर भाई, आप ही एक्सप्लेन। ठीक है, आप ही एक्सप्लेन कर दीजिए। भाई एक मिनट, मैंने ये कहा है कि डबल स्टैंडर्ड नहीं हो सकता। डबल स्टैंडर्ड नहीं हो सकता। यानी एक तरफ आप मुसलमान बन जाते हो और फिर जब चोरी करते हो तो हिंदुस्तानी बनते हो। तो आप एक ही स्टैंडर्ड रखो, ये मैंने कहा है। बिल्कुल। और मैं उन लोगों को कह रहा हूं, सारे मुसलमानों को नहीं, मैं उन लोगों को कह रहा हूं जो ये कहते हैं कि हम पर हमला इसलिए हो रहा है कि हम मुसलमान हैं। ये आपका जब तुम कोई काम करते हो किसी तो फिर ये याद रखो नहीं है कि वो जब चाहेगा तब शरिया कानून से वो वहां पे मानेगा, बात नहीं समझ रहे, इसलिए मैं कह रहा था। वो ये कह रहे हैं कि जब आप, दीपक जी जब वो ये कह रहे हैं कि जब आप मजहब के नाम पर कहते हो कि हमको टारगेट किया जा रहा है, तो वो मजहब के हिसाब से समझा रहे हैं। जब आप देश के नागरिक के तौर पर बात करोगे तो कानून के हिसाब से समझाया जाएगा। वो दोनों हिसाब से समझाने की कोशिश कर रहे हैं। यही मैं आपको समझा रहा हूं कि ये आपका प्रेरोगेटिव नहीं है। डबल स्टैंडर्ड्स ये हैं कि आप कहते हो कि अगर आप मुसलमान हो तो आप मुसलमानी कानून, शरिया कानून मानो, और या फिर आप हिंदुस्तानी मानो। हिंदुस्तान में अगर आप हैं तो एक ही कानून है, इंडियन पीनल कोड। दिस इज नोबडीज चॉइस कि ही वांट्स टू बी रूल्ड बाय शरिया कानून और हिंदू कानून और सिविल कानून। जब जो लोग चाहते थे सर, जब जो लोग चाहते थे कि 3 तलाक देने के लिए उनके धर्म में जो है वो उस हिसाब से चला जाए, तब इंडियन पीनल कोड के हिसाब से ना चला जाए, तब तो बहुत हंगामा होता था। आज जब कहा जा रहा है देश के कानून के हिसाब से चलिए, तब फिर दिक्कत हो रही है। या बिल्कुल गलत है ये। हाँ तो गलत है, वही तो कहा जा रहा है सर। यही तो बात है कि धर्म अलग कर दीजिए। इस वक्त सिर्फ देश, और क्या कह रहा हूँ समझना होगा। और मैं क्या कह रहा हूँ, वो भी वही बात। और मैंने क्या कहा है भाई, हिंदुस्तान में रहना है तो शरिया कानून, हिंदू कानून का गाना गाना बंद करना पड़ेगा। ठीक है, एक तस्वीर और दिखाना चाह रहा हूँ सर। अरे आप ये है ना, आप पार्टी की बकवास बंद करिए। आपका क्लास नहीं है, सुनिए, आपका क्लास नहीं है रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट समझना। आप सिर्फ सियासत करना जानते हो। आपके ये आपके बियॉन्ड है,
ये आपकी समझदारी के बाहर की बात है। आप छोड़ दीजिए, आप ये रेफरेंसिव कॉन्टेक्स्ट को समझ ही नहीं पाओगे। आप सिर्फ सियासत करना जानते हो, आप वही कीजिए, आप उसी में रहिए। हम मजहब के गुनाहगार हैं, क्या बात कर रहे हैं आप? हमको नहीं चाहिए आप जैसे लोग मुझे ना समझाएं। आपने क्या किया है दिल्ली में मुसलमानों के साथ, सबसे भद्दा काम आपने किया है, इसलिए आप तो बात ही मत कीजिए। हिंदुस्तान में कौन सा? अरे आप है ना, मुझे मत सिखाइए ये सब। आप कभी बन जाते हो मुसलमानों के हमदर्द और कभी बन जाते हो बीजेपी के। आप जो है ना साहब, आप पार्टी जो है जिसने मुसलमानों को सबसे ज्यादा दिल्ली में नुकसान जो पहुंचाया वो आपने पहुंचाया है। कोई भी आप हो सबसे ज्यादा मुसलमानों के गुनहगार, आप हो, इसलिए आप इसमें से बाहर मत निकलो। आप अपना मुंह मत छुपाओ, आपका गंदा चेहरा दुनिया के सामने आ जाए। कोई बात ही नहीं कर रहा है सर, इस्लामिक कानून की बात नहीं हो रही। ठीक है, ठीक है, जफर इस्लाम आप रिस्पॉन्ड करना चाह रहे थे। अरे जफर शरीफ मैं तो सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूँ, मुसलमान है तो मैं इतना कहना चाह रहा हूँ, सुन लीजिए जरा, सुन लीजिए। मैं इतना कह रहा हूँ सुशांत जी के, चाहे दोनों को बोल रहा हूँ कि देखिए इस देश में एक ही कानून है, कॉन्टेक्स्ट और तर्क और कुतर्क जो दे रहे हैं उसको हटाइए एक बार को। ये सबको मालूम होना चाहिए कि कानून का उल्लंघन जो करेगा उसके लिए कानूनी सजा है। इसमें मजहब लाने से और मजहब को ना लाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए कि कानून के तहत जो भी ये फैसला जो भी मिलेगी। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि देखिए इसको ना तो किसी धार्मिक, ये कोरोना वायरस को जैसा हमारी सरकार ने कहा है, ना तो किसी धार्मिक चश्मे से देखना चाहिए, ना तो किसी पॉलिटिकल चश्मे से। ये प्रधानमंत्री का जो आह्वान है, जो अपील है कि इस कोरोना वायरस को देश के हर नागरिकों को लड़ना है, साथ साथ लड़ना, एक प्लेटफॉर्म पे आके लड़ना है। अपनी जो भी डिफरेंसेस उसको आप किनारे रखिए, अभी कोरोना को पहले लड़ना है और कोरोना को लड़ने के लिए सबका एक साथ एकजुट होकर आना जरूरी है। अगर इसमें कोई नहीं साथ आता है, जैसे पथराव करने वाले को, तो मुझे ये बताइए, उनके साथ दीपक जी आप लोग समझ नहीं पाए, आप लोग जफर सरेशवाला को गलत समझ रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि सजा तो आईपीसी के तहत ही होगी सर, उसमें तो कोई दो राय नहीं है। वो ये कह रहे हैं कि जो आदमी ये कह रहा है कि मुझे कोरोना नहीं होगा क्योंकि मैं फलाने धर्म से हूं, उसको समझाने के लिए फिर वो धर्म के हिसाब से समझा रहे हैं कि जो कर रहे हो और ये जो कह रहे हो वो धर्म में भी गुनाह है। तो अगर उस हिसाब से समझ सकते हो तो भी समझो, लेकिन सजा तो आईपीसी के तहत होगी। सर एक तस्वीर दिखा रहा हूं सर, एक मिनट आ रहा हूं, एक मिनट, एक तस्वीर और आइए वो दिखा दूं। पुणे में आज कुछ लोग लॉकडाउन तोड़कर मॉर्निंग वॉक पर निकले थे, पुलिस ने इन लोगों से उठक बैठक कराई है। ये तस्वीर भी देख लीजिए, सबको सोशल डिस्टेंसिंग के जरिए चौकोर बना हुआ था, सबको दूरी दूरी बनाकर खड़ा कर दिया, और जो लोग मॉर्निंग वॉक पर निकले थे उनको किस तरीके से समझाया जा सकता है वो तरीका आपके सामने दिख रहा है कि उठक बैठक कराई गई है कान पकड़कर, कि कान पकड़ो, उठक बैठक करो। देश घर में बैठा है, लड़ाई लड़ रहा है, तुम्हें मॉर्निंग वॉक से फुर्सत नहीं मिल रही। करने को मॉर्निंग वॉक सब करना चाहते हैं, किसको अच्छा लग रहा है घर में बैठना, लेकिन जो लोग बैठ रहे हैं उनका माहौल तो मत बनाओ बाहर निकलकर। ये पुणे की तस्वीर है। शहजाद आप कुछ जोड़ना चाह रहे थे इसमें? सुशांत, ये तमाम बातें जो आज चैनल पे है, मैं इसका समर्थन करता हूं, कोई यहाँ पे विलन नहीं है। पर मैं सुशांत एक चीज आपके चैनल के माध्यम से कहना, भारत जो कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है, जो संसाधन हमारे पास है, हम बहुत अच्छी लड़ाई लड़ रहे हैं, पर कुछ लोग ये साजिशन कोशिश कर रहे हैं, जैसे बांद्रा की कोशिश कि मुंबई में, महाराष्ट्र में केस इस रफ्तार से बढ़ रहे थे कि मेरा नाम खराब ना हो जाए, मैं ब्रह्मांड का सबसे अच्छा मुख्यमंत्री हूं तो मेरा नाम खराब ना हो जाए, तो केंद्र करने की कोशिश। ये मरकज की भी साजिश यही है कि भारत किसी तरह कोरोना की लड़ाई में असफल हो, लॉकडाउन असफल हो, भारत से मोदी खराब लगे और उसको राजनीतिक रूप से मैं टारगेट कर पाऊं। ये जो सोच के साथ वोट बैंक का इस्तेमाल किया जा रहा है ना, इसके बारे में खुलकर बोलना पड़ेगा। अब दबी कुचली आवाज में शहजाद इसका इलाज क्या है? मुस्लिम फोबिया, ये सब ये बताइए आपके हिसाब से इसका इलाज क्या है? एनएसए लगाने के बाद भी हो रहा है, बात कर रहे हैं हजारों लोग एनएसए लगाने के बाद भी हो रहा है। और जो सेकुलर जमात के लोग मौलाना साद साहब कहते हैं, साद को अभी भी इतना रिस्पेक्ट देते हैं, जो लोग आकर इस्लामोफोबिया मत करो, अरे इनको चिन्हित मत करो, अंडर स्पेशल ऑपरेशंस है, अरे स्पेशल वन सिंगल इवेंट है, ये कहने वाले लोगों को हमें खड़ा करके पूछना पड़ेगा कि अगर ये मरकज की बीमारी नहीं होती तो आज 40% केस कम होते।
और इनको बताना पड़ेगा कि जो जानकारी है, जो कोरोना वॉरियर्स संक्रमित हो रहे हैं, वो का पूरा हॉस्पिटल। दीपक जी, आपके हिसाब से इलाज क्या है सर? कौन है अब अगला कोई केस सामने नहीं आए डॉक्टर पर हमले का? नहीं, मेरा एग्जाम्पलरी पनिशमेंट केवल अकेला सोल्यूशन है। जैसे कि ये मामला हमारे यहाँ सफदरजंग की डॉक्टर्स के मामले में हुआ, पुलिस ने अरेस्ट किया, जेल भेजा, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ने जमानत दे दी, पुलिस उसको लेके प्रोसिक्यूशन गया, सेशंस ने उसकी जमानत कैंसिल कराई, अंत में हाई कोर्ट से जमानत देनी पड़ी। इस तरह एक एक केस को सिंगल आउट करके लोकनायक जयप्रकाश अस्पताल में भी कल हुआ, तुरंत पुलिस से कंप्लेंट की गई और उसको पुलिस ने सख्त से सख्त एक्शन लेना शुरू किया। एग्जाम्पलरी पनिशमेंट जब तक नहीं होगा कानून तोड़ने वालों का, तब तक लोगों तक ये संदेश नहीं पहुंचेगा। उनको पता चलना चाहिए कि अगर आप पुलिस पर, डॉक्टरों पर अगर किसी तरह का हमला और बदतमीजी करेंगे तो देश का कानून आपको माफ नहीं करेगा। ये संदेश दिया जाना चाहिए। सर, मैं माफी चाह रहा हूं, मुझे लगता है सब चर्चा थोड़ी और करनी थी, लेकिन एक बड़ी खबर आ गई है तो उसकी तरफ जाना पड़ रहा है। आप सभी मेहमानों का शुक्रिया कर रहा हूं।